लोग अमूमन ये कहते हैं कि गुजरात का शहर सूरत बड़ा ही खूबसूरत है। वो खूबसूरत इसलिए नहीं है कि वो इंदौर की तरह साफ सुथरी जगह है। वो इसलिए भी खूबसूरत नहीं है कि वहाँ मुंबई और दिल्ली की तरह बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें, चमचमाती गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं हर वक्त। हालांकि वहाँ भी गाड़ियाँ चमचमाती हैं, गुजरती हैं, लेकिन इन मेट्रो शहरों की तरह नहीं, क्योंकि सूरत कोई राज्य की राजधानी नहीं, कोई ऐसी बात वहाँ नहीं है जो राष्ट्रीय मानचित्र पर उस शहर को खूबसूरत कहा जाए। लेकिन सूरत फिर भी खूबसूरत है इसलिए कि वो देश के लाखों लोगों को रोजगार देता है। सूरत इसलिए खूबसूरत है क्योंकि वहाँ दूर दूर से लोग पहुँचते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। सूरत का टेक्सटाइल उद्योग, कपड़ा व्यापार, सूरत का डायमंड उद्योग, और ये दोनों उद्योग मिलकर सूरत को समृद्ध बनाते हैं और दूर दूर से लोगों को आकृष्ट करते हैं। आपको वहाँ मालिकों में मिल जाते हैं गुजरात के कई इलाकों से आए हुए वहाँ बसे हुए लोग, जो कि गुजराती बोलते हैं, गुजराती हैं, लेकिन हर वो व्यक्ति जो गुजराती बोल रहा है और इन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा है वो गुजराती नहीं है। ख़ास तौर पर जो वर्कर क्लास है, ये तमाम लोग कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से वहाँ पहुँचकर आजीविका तलाशता है और इन इंडस्ट्रीज़ में काम करता है, कपड़ा व्यापार ख़ास तौर पर और डायमंड उद्योग। और आप जानते हैं कि ये दोनों व्यापार सूरत को दूर दूर तक नाम देते हैं। सूरत के टेक्सटाइल्स की सप्लाई, सूरत के डायमंड व्यापार की तुलना एंटवर्प जर्मनी से की जाती है। और ऐसी बातें अगर हैं तभी तो सूरत खूबसूरत है। लेकिन जो तस्वीर लोकतंत्र की सूरत ने पेश कर दी है वो बहुत लोगों को खूबसूरत नहीं लग रही है। वहाँ पर चुनाव होने हैं, पूरे देश की तरह चुनाव लोकसभा के सूरत से होना है और सूरत वहाँ उम्मीदवार खड़े थे। 12 से 19 तारीख तक वहाँ पर पर्चा दाखिल करने की तारीख थी, 12 से 19 अप्रैल, क्योंकि 7 मई को मतदान होना था। 19 तारीख तक लोगों ने पर्चे दाखिल किए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुकेश दलाल और जो दूसरी प्रमुख पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी तरफ से नीलेश कुंभानी ने, दोनों ने पर्चे दाखिल किए। अब बारी आई पर्चों की जांच की। जांच में अचानक ये पाया गया कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं नीलेश कुंभानी, उनके पर्चे पर जो दस्तखत हैं, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे कहने लगे कि ये दस्तखत तो फर्जी है, गलत है। तो जाहिर है कि अब जो दस्तखत करने वाला है उसे बुलाया जाए, उम्मीदवार यानी कि नीलेश कुंभानी को कहा जाए कि साहब आइए और अपने दस्तखत को तस्दीक करिए। जाहिर है कि ये बहुत आसान काम है। अगर मान लीजिए कि किसी ने दस्तखत किया है तो वो क्यों नहीं इस बात को स्वीकारेगा कि उसने दस्तखत किया है। लेकिन सूरत में उल्टा हो गया। सूरत में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे नीलेश कुंभानी, उन्होंने अपने सगे भांजे और बहनोई से दस्तखत करवाए थे अपने पर्चे पर, लेकिन इन दोनों ने कह दिया कि ये हमारे दस्तखत ही नहीं है। और जब बुलाया गया तो वो आए भी नहीं। जब कहा गया उम्मीदवार नीलेश कुंभानी से, कांग्रेस के उम्मीदवार, कि साहब आप अपने प्रपोजर्स को लेकर के आइए जिन्होंने आपके समर्थन में दस्तखत किया था, तो वो उनको लेकर भी नहीं आ पाए। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे सूरत से, उनका पर्चा हो गया खारिज और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने यानी कि मुकेश दलाल के सामने कोई मजबूत उम्मीदवार रहा ही नहीं। इतना ही नहीं, लड़ाई में 8 और उम्मीदवार थे, एक बीएसपी की टिकट पे भी लड़ रहे थे। लेकिन नाम वापसी की जो तारीख थी कल की, यानी कि 22 अप्रैल की, उसके ख़त्म होने से पहले एक एक करके सभी लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए और सूरत से निर्विरोध बीजेपी के उम्मीदवार
मुकेश दलाल चुन लिए गए। बधाइयों का दौर शुरू हुआ और वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने, वहाँ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पाटिल साहब ने, इन सबों ने मुकेश दलाल को बधाई दी, क्योंकि 4 जून से पहले ही पहली जीत भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गई थी। नारा 400 का है, शुरुआत हो गया है एनडीए के 400 के लिए। अब 399 सीटों को ही लाने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के 370 के नारे के लिए मात्र 369 अब जीत हासिल करनी बाकी है। और ये जब खबर देश भर में फैली तो जाहिर है कि प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि ये तो कोई नया प्रयोग लगता है। चंडीगढ़ में भी एक प्रयोग देखा था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े लोगों ने कहा कि चंडीगढ़ मॉडल के बाद अब ये सूरत मॉडल आ गया है, जहां उम्मीदवार ही सामने खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि विरोधी उम्मीदवार के जो प्रपोजर्स थे उनके दस्तखत ही नकली पाए गए। वो नकली थे या नहीं थे? वो असली थे अगर, तो साइन करने वाले पीछे क्यों हट गए? और साइन करने वाले अगर पीछे हट गए तो क्या उम्मीदवार जो हैं उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी? उन्होंने एक रिटर्निंग ऑफिसर को कहा कि साहब ये गलत हो जाएगा अगर ऐसा होता है, और मेरी उम्मीदवारी को अब खारिज नहीं कर सकते हैं। क्या फॉरेंसिक जांच की मांग की गई? और अगर नहीं की गई तो नीलेश कुंभानी कांग्रेस के उम्मीदवार ने ऐसा क्यों किया? हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों किया। क्योंकि अब हमारे पास खबरें आने लगी हैं कि नीलेश कुंभानी साहब, जो कल परसों तक कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो संभवतः आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये नया मॉडल जिसे देख करके कांग्रेस नाराज है, उसे ये लग रहा है कि ये केवल सूरत नहीं बल्कि और भी जगहों पर दोहराई जा सकती है। उस स्थिति में कांग्रेस क्या करेगी? अगर 20-25 जगहों पर दोहरा दी गई तो कांग्रेस क्या करेगी? लेकिन ये गलती केवल भारतीय जनता पार्टी की है क्या? क्योंकि कांग्रेस जब अपने उम्मीदवार चुनती है तो उसकी कई स्तरों पर प्रक्रिया होती है। जिले के स्तर पर नाम जाता है, फिर राज्य के स्तर पर नाम पारित होता है, उसके बाद नाम आता है स्क्रीनिंग कमेटी में दिल्ली और दिल्ली में लोग बैठते हैं। और इसके पहले कि वो केंद्रीय चुनाव समिति, जिसमें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष बैठते हैं और भी नए बड़े नेता बैठते हैं, उन तक नाम पहुंचे 4 लेयर्स की स्क्रूटनी हो जाती है और अंत में एक नाम कांग्रेस चुनाव समिति पारित करती है और फिर उस व्यक्ति को सिंबल थमाया जाता है कि जाइए आप चुनाव लड़िए। तो इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद सूरत के जो उम्मीदवार थे वो कैसे पलट गए? आखिर क्या वजह है कि आज खबरें आ रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं? उनकी आस्था इतनी कैसे डोल गई? कांग्रेस वाले अपनी गलती तो मानते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव होगा, वो डर गए होंगे, कुछ और बात रही होगी, क्योंकि उन्होंने दस्तखत तो अपने भांजे और बहनोई से करवाया था, तो वो गलत दस्तखत क्यों करने लगे? सब के सब भाग गए। आखिर सब कैसे भाग गए? निर्विरोध चुन लिए गए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और एक नया मॉडल देश के सामने आ गया। अब 2-3 प्रश्न हैं जो कि इस पूरे संदर्भ में उठाए जा रहे हैं, बात उनकी भी कर लेते हैं कि साल 2022 में सूरत ईस्ट से कुछ इसी तरह का वाकया पेश आया जब वहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे थे। विधानसभा चुनाव के दौरान जो वाकया पेश आया उसके अनुसार ये हुआ था कि आम आदमी पार्टी की टिकट पर जो खड़े थे व्यक्ति, उनके प्रपोजर का दस्तखत भी मैच नहीं किया। और जब प्रपोजर का दस्तखत मैच नहीं किया तो उनकी उम्मीदवारी पर बनाई। उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा ये कहा गया था कि सिग्नेचर्स का मैच नहीं करना इनफ ग्राउंड नहीं होता है कि किसी की उम्मीदवारी को ही खारिज कर दिया जाए। सिग्नेचर्स का मैच नहीं करना, एक बार फिर कह रहा हूँ, ये काफ़ी ग्राउंड नहीं होता है, वजह नहीं होती है कि उम्मीदवारी को खारिज कर दी जाए। अगर नियम उसी शहर में 2 साल पहले ये था तो फिर यहाँ सिग्नेचर के नहीं मिलने से उम्मीदवारी खारिज कर दी गई और कांग्रेस के उम्मीदवार इस बात पर लड़ते भी नजर नहीं आए। सूरत में ही एक और वाकया हुआ था। एक उम्मीदवार थी जरीवाला, संभवतः उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया था।
पहले कहा गया कि किडनैप हो गए, फिर बाद में ये कहा गया कि उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। ये घटनाएं उस वक्त हो रही थी जब असेंबली चुनाव थे 2 साल पहले, और कहा यही जा रहा था कि दरअसल त्रिकोणीय संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए उचित है, लिहाजा आम आदमी पार्टी को खड़ा रखा जाए चुनाव में और गैर भाजपा मत विभाजित रहे, इसीलिए इस तरह की व्यवस्था सामने आई थी। क्या सच है पता नहीं, लेकिन क्या सिग्नेचर का मैच नहीं करना इनफ ग्राउंड होता है? चुनाव आयोग मानता है और चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया और नीलेश कुम्हानी उम्मीदवार नहीं रहे। मुकेश दलाल को जीत का सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। कांग्रेस ने शिकायत की है चुनाव आयोग से, लेकिन यहाँ पर सुनवाई तो है नहीं। सुनवाई तो संभवतः हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में होना है, और इन मुद्दों को वहाँ उठाने के बाद कांग्रेस के गुजरात इकाई के नेता कह रहे हैं। प्रश्न यहाँ यही है कि आखिरकार जब त्रिकोणीय संघर्ष की जरूरत थी तब सिग्नेचर का नहीं मिलना अगर सही था, तो आज आमने सामने की लड़ाई में सिग्नेचर का नहीं मिलना गलत कैसे हो गया? क्या सूरत में हालात माकूल नहीं थे? कुछ इस तरह की बातें भी आ रही हैं। कांग्रेस वालों को ये लगता है कि हालात माकूल नहीं थे और इसी कारण से उनके उम्मीदवार को खारिज कर दिया गया है। ये कितना सही है, कितना गलत है, आकलन का विषय है। पर सूरत में इस बात को मैंने वहाँ जाकर महसूस ज़रूर किया है कि जो वहाँ का वर्किंग क्लास है, और वो बहुत बड़ी तादाद है, वो वहाँ का वोटर भी है। वो दशकों पहले बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से वहाँ पहुँच गया और वहीं रह करके वहाँ के मिलों में काम करता है, वहाँ के कपड़ा व्यापार उद्योग में काम करता है, वहाँ के डायमंड फैक्ट्रीज में काम करता है, जो गुजरातियों की तरह गुजराती बोलता है, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, राजस्थानी, भोजपुरी सब बचा कर रखे हुए है। वो हाल के दिनों में व्यापार की मंदी से थोड़े नाराज़ थे। बहुत सी पॉलिसीज़ उनको सरकार की समझ नहीं आ रही थी। क्या वो विरोधी हो गए थे? क्या इस बात की आशंका थी कि वो खिलाफ वोट कर सकते हैं? मुझे वो भी दौर याद है 2017 का, जब हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, विरोध में थे, और उन्होंने वहाँ सभा की थी और मोबाइल के टॉर्च की जो प्रकाश वाली तस्वीर सामने आई थी, हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग, वो उन वर्कर्स की ही थी, वो उन पटेल समुदाय के लोगों की ही थी जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। लेकिन वो बात तो पुरानी थी। अभी क्या, इस वक्त ऐसी बात क्या हो गई? हार्दिक पटेल तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के बीच क्या कोई असंतोष है? और क्या वही एक वजह बन गई? ये तमाम प्रश्न सामने आ रहे हैं, और ऐसे में जो बातें कांग्रेस कह रही है, ज़रा उसको भी सुनते चलिए। सर, सूरत में नतीजे आ गए हैं, और ये नतीजे 4 जून के बहुत पहले आ गए, क्योंकि आपके उम्मीदवार वहाँ खड़े ही नहीं रह पाए। उनके उम्मीदवारी को चैलेंज किया गया और वो चैलेंज सही पाया गया। इस बात को देखा जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये मैनेजमेंट तो भारतीय जनता पार्टी का है और पूरी सरकार वहाँ पर इसी काम में लगी हुई थी, और वो जताना चाहते थे कि हम तुम्हारे लोगों के साथ ये भी कर सकते हैं। अब उस शख्स के साथ और बाकी लोगों के साथ जो मैदान छोड़ के भाग गए हैं, उनके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि नहीं कह सकते कि उनके ऊपर क्या दबाव था, क्या उनको धमकी दी गई थी, या क्या वजह हो सकती है। जाहिर है कि ये तो हर आदमी कहेगा कि मैनेज करा है भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ, पर ठीक है, पर कांग्रेस अपने आप में एक काबिल उम्मीदवार सूरत जैसे महत्वपूर्ण सीट पर नहीं ढूंढ पाई। यारों को आप पे लगेंगे? ऐसा नहीं है, लेकिन काबिल उम्मीदवार को तलाश करने के बाद उसके साथ बीजेपी कहाँ पर क्या सलूक कर दे, किसको कहाँ फंसा दे, कुछ पता थोड़ी है। कौन आदमी कहाँ पर किस मामले को लेकर के ब्लैकमेल हो जाए। हाँ, पर ये बीजेपी का हिसाब किताब है। तो प्रक्रिया होती है, स्क्रीनिंग कमेटी, वो सब होगा, और उसके बाद सब होगा। जाहिर है इलेक्शन चल रहा है, उसके बाद नाम फाइनल होता है। नहीं, वो सब सही है आपकी बात। जाहिर है कि कोई पार्टी, कोई आदमी, अभी आप देखिए कि मुरादाबाद के अंदर एक कैंडिडेट का भारतीय जनता पार्टी ने नाम फाइनल किया, जो ऑलरेडी वहाँ से जीत रहा था, उसका टिकट काट के, और भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं पता लगा कि उस आदमी को कैंसर है, और वो चुनाव वोटिंग के अगले दिन उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी गलतियां तो बहुत सी जगहों पर हो सकती हैं।
तो ये मानते हैं कि गलती हो गई कांग्रेस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन हम इसकी तहकीक ज़रूर कर रहे हैं। तो कहानी यहाँ ख़त्म होती है या फिर कहानी यहाँ से शुरू होती है? अगर कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक नए तरह का प्रयोग भारतीय लोकतंत्र में सामने आ गया है, जिसमें कि कई बार चुनाव नहीं होंगे, निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोग चुनाव लड़ें, लोगों को चॉइस मिले कि किसे चुनना है और किसे नहीं चुनना है। इस तरह की व्यवस्था देश में होनी चाहिए। ये कॉलेज का इलेक्शन नहीं है, वहाँ भी कंटेस्ट होता है। ये सांसद चुनने का इलेक्शन है और जाहिर है देश की जनता ये उम्मीद करती है कि उन्हें वोट देने का अवसर मिले। वोट देने को लेकर बहुत ज़्यादा चुनाव आयोग की तरफ से कैंपेन किए जा रहे हैं और यहाँ एक ये जगह है जहाँ वोट देने का अवसर ही नहीं आया है। जाहिर है इसमें अगर मामला कोर्ट में जाता है तो फिर कोई नई बात भी सामने आ सकती है। इंतज़ार उसका रहेगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपने कमेंट्स के ज़रिए आप हमें हमेशा बताते रहे हैं, आगे भी बताते रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।